हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है क्लियो एंड यू आर वाचिंग टेल्स ऑफ टेरर, जहाँ मैं आप लोगों की भेजी स्टोरीज़ को नरेट करती हूँ। अगर तो आपके पास भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आज से पहले तो हमने यही सुना था कि लाहौर अंदरून के कुछ गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से खातून आ रही हो और दूसरी तरफ से मर्द आ रहा हो तो दरमियान में सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाती है। लेकिन आज हमारे पास अंदरून की टेरिफाइंग स्टोरीज़ हैं, तो अकेले बिल्कुल भी मत देखना, बिकॉज यू नेवर नो कौन ये सब आपके साथ मिलकर देख रहा हो। सो विदाउट एनी फर्दर रिव्यू बढ़ते हमारी आज की पहली स्टोरी की तरफ। अंदरून की तंग और भूल भुलैयों जैसी गलियां ही इसकी पहचान हैं। लाहौर के पुराने हिस्सों को अंदरून कहा जाता है क्योंकि इसकी गलियों में बहुत से राज पोशीदा हैं। इसकी फ़िज़ा को आज भी उतनी ही कदर कीमत दी जाती है जितनी पुराने वक्तों में दी जाती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि अंदरून के जिन्नात भी आज तक अंदरून की गलियों में ही बसेर हैं। बहुत सी खस्ता हाल इमारतों में से एक इमारत जो कि किसी जाफरी नामी फैमिली के नाम है। ये कदीम ज़माने की अमीर तरीन फैमिलीज़ में से एक फैमिली थी जिनका नाम अंदरून के मशहूर और ताकतवर फैमिलीज़ में आता था। जाफरी फैमिली ट्रेडिंग का बिज़नेस करते थे, यही इनकी सोर्स ऑफ इनकम थी। यह हवेली हमेशा से बाकी हवेलियों से मुख्तलिफ ही थी। इसकी ऊंची सी दीवारें, लंबा दरवाज़ा और खुला सहन हर देखने वाले पर एक बहुत अजीब सा एहसास छोड़ता था। वहाँ के लोग कहा करते थे कि यह ख़ानदान किसी बद्दुआ का नतीजा है। इनके खून में ही दौलत का नशा और लालच है। ज़ुबान में तल्खी और गुरूर पैदाइशी तौर पर पाया जाता है। ये न सिर्फ ज़ुबान के सख्त थे बल्कि मिजाज के सख्त और जालिम भी थे। कहा जाता है इनका जिन्नात से कोई ना कोई ताल्लुक़ तो ज़रूर था और इनकी हवेली में जिन्नात भी काबिज़ थे और वो मखलूक भी जिन पर इन्होंने जुल्म किए हैं। इस ख़ानदान ने अरूज के बाद ज़वाल भी देखा और उस हवेली का खौफ और भी बढ़ गया। ख़ानदान के बहुत से लोग वैसे भी गुज़र चुके थे और बाकी बचे कुछ लोगों ने हवेली के पिछले 2 कमरों में अपनी रिहाइश कर ली। कुछ साल पहले की बात है जब 5 लोगों का एक ग्रुप इसी हवेली की कहानियाँ सुनकर इसे एक्सप्लोर करने के लिए आया। वो सब उसी बड़े से दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और उसी अजीब से सहन में आ गए। सहन की वो दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं। सहन के दरमियान में मौजूद फव्वारा भी सूख चुका है। उन सब ने मज़ीद अंदर जाकर देखने का सोचा, जो कि उस हवेली का दिल था। अंदर पहुंचते तो सामने एक लंबी और ऊंची सीढ़ियां थीं जिन पर चढ़ते हुए उन सब पर खौफ तारी हो रहा था। हर तरफ मकड़ियां और उनके जाले थे और तो और मट्टी के ढेर और एक अजीब सी बदबू भी थी। और जब वो हवेली के कमरों में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्होंने देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। कुर्सी पे एक ढांचा देखा जिसका रंग पीला पड़ चुका था। वो ढांचा जैसे किसी बूढ़े आदमी का था जिसकी वफ़ात हुए को सदियां गुजर चुकी हों। ऐसा लग रहा था वो ख्यालों में डूबा किस चीज़ को देख रहा है। वो तो अब महज एक लाश थी। वो सब आपस में ही बात कर रहे थे कि पीछे का दरवाज़ा खुद ब खुद अचानक से बंद हो गया। सब ने एक आवाज़ अपनी तरफ बढ़ते हुए सुनी जो उनको खौफ में मज़ीद इजाफा कर गई। वो सब समझ चुके थे कि वो वहाँ पर अकेले नहीं हैं और वो इस सब को प्रोसेस कर ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने किसी साए को चलते हुए देखा। सरगोशी करती हुई आवाज़ें और कहके सुने। उन सब ने उस वक्त वहाँ से भागना चाहा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके पैरों को किसी चीज़ ने मजबूती से पकड़ लिया हो। उन सब ने बहुत कोशिश की भागने की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और जब सब कोशिशें ज़ाया हो गईं तो उन्होंने अल्लाह के नाम का विर्द करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते जो ताकत उन पर हावी थी वो हल्की और ख़त्म होना शुरू हो गई। इसके बाद वो सब भाग निकले, पर इसके बाद वो सब उस हवेली की तरफ मुड़कर नहीं आए और एक बार फिर वो हवेली अपने अंदर राज समेटे तारीकी की ओर डूब गई। अंदरून लाहौर की एक वीरान और तूब रात थी। तंग गलियाँ और सुनसान सड़कें, दिन में लोगों की आवाज़ों की जगह चरिंद परिंद की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। यहाँ तक कि दरख्तों की पत्तों की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही शाम हुई चाँद की रोशनी मोची गली पर रोशनी डालने लगी।
شام میں کچھ دوستوں کا گروپ جو وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے وہاں پر کسی سائے کو اپنے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔ اس کی پریزنس میں ہی خوف تھا۔ ایسی مخلوق ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان سب نے اس کو اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑا سا آگے پہنچ کر وہ سب ہنس رہے تھے اور انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ہنسی میں کسی اور کی ہنسی بھی شامل ہے۔ ان کے قدم تیز ہونے کے بجائے ایسے ہو گئے جیسے کسی نے بہت مضبوطی سے پکڑے ہوں۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت سے بھاگنا چاہا، لیکن وہ بھی مشکل ہی لگ رہا تھا۔ ان میں سے ایک دوست نے جب پیچھے دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ ایک کالا سیاہ سایہ ان کے پیچھے کھڑا تھا جو کہ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ جتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے وہ چیز بھی اتنی ہی تیزی سے ان کے آگے آ رہی تھی۔ اس کی شکل بد سے بدتر دکھائی دینے لگی۔ ایسی عجیب سی مخلوق انہوں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ ایسی مخلوق جس کے نہ ہاتھ تھے اور نہ ہی پیر۔ سب دوستوں نے الگ الگ بھاگنے کا سوچا۔ سب دوست الگ الگ گلیوں میں نکل گئے، لیکن عجیب بات تو یہ تھی سب نے اس عجیب چیز کا پیچھا کرنے کی آواز چاروں گلیوں میں سنی۔ وہ چیز جیسے ان کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی تھی، وہ شاید کسی اور کی تلاش میں تھی، اور ایک وقت ایسا آیا جب وہ چیز انہیں پیچھے نہیں بلکہ ان کے آگے کھڑی ہوئی نظر آئی۔ سب نے اپنی اپنی ڈائریکشن چینج کی تو وہ مخلوق کبھی گلی کے آخر میں اور کبھی تو سٹارٹ میں موجود ہوتی۔ کچھ دیر بعد وہ سب دوست بھاگتے بھاگتے چوک میں آ پہنچے، پسینے سے بھیگے ہوئے، حال بے حال۔ انہوں نے شکر ادا کیا کہ جان تو بچ گئی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ جب سب نے آسمان کی طرف دیکھا تو وہ منظر اور بھی بھیانک تھا۔ اندرون کی اس رات میں ایسا لگ رہا تھا جیسے اور کوئی بھی نہیں ہے، ان سب کے علاوہ صرف وہ مخلوق ہے۔ وہ عکس سب ان کے سروں پر تھا، سیاہ لباس اور سفید بال۔ یہ دیکھنا تھا کہ سب ہوش کھو بیٹھے اور گر گئے۔ اگلی صبح جب ہوش آیا تو دیکھا اسی چوک میں گرے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ انہوں نے سب کو سب بتانا چاہا لیکن کچھ بھی نہ بتا سکے۔ لوگوں نے اٹھ کر ان کو گھر تک چھوڑ دیا اور سوچا کہ شاید تیز دھوپ کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ اس رات کا راز انہی سب دوستوں کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اس گلی میں وہ کیا تھا اور کیا چاہتا تھا وہ آج بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اینڈ آئی ریئلی ہوپ آپ کو آج کی اندرون لاہور کی سٹوریز بھی کافی پسند آئی ہوں گی۔ ایسی ہی مزید انٹرسٹنگ سٹوریز کے لیے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، مجھے دیں آپ اجازت۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔